कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिर्वेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद हरे नाम संकीर्तन यज्ञ की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते हे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So welcome all of you. The Devaya's third session. Today is the third session. The Assess Truth Beyond Defects. तो आज ये तीसरा सत्र है। इससे पहले हमने 2 सत्र कंप्लीट किए हुए हैं। आपको याद होगा कि पिछले सत्र में हमने यह चर्चा किया था कि इस मिस्टीरियस जो यूनिवर्स है उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, हु इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। हमने देखा कैन आई साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड।
हमने अपना लॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किया और इस तरह हमने इन चीज़ों पर हमने प्रकाश डाला। आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने चर्चा किया कि भाई चलो हमने ये मान लिया कि इफ़ देयर इज़ एनी क्रिएशन देन क्रिएटर विल बी एग्जिस्ट। अगर पेंटिंग है कहीं पर, आर्ट है कहीं पर, तो आर्टिस्ट भी होगा। क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होगा। दुनिया है तो दुनिया बनाने वाला भी होगा। ठीक है, तो अब प्रश्न है कि अब लोग कहेंगे कि ठीक है मान तो लिया, लेकिन दिखाओ कहाँ है, हम कैसे देखेंगे? तो हम देखेंगे नहीं तो हम कैसे माने? हमने देखा नहीं, हम कैसे माने? तो आज इस प्रश्न का उत्तर आज के सेशन में है। हम कैसे, हाउ वी कैन सी द गॉड, भगवान को कैसे देख सकते हैं। तो इसीलिए कहा है एसेस ट्रुथ बियॉन्ड डिफेक्ट्स। तो जो हमारा इनडिफिटेबल वैदिक ट्रुथ, हमारा जो वैदिक वेद का जो सच्चाई है, उसको कोई आज तक डिफीट नहीं कर सका है। हमारे वैदिक ज्ञान को आज तक कोई डिफीट नहीं कर सकता है, कोई हरा नहीं सका है, कोई चैलेंज नहीं कर सका है। हम देखते हैं कि हमारे, जब मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा था और उसके अंदर जो लॉ थे आज वो नहीं है, बदल गए हैं। ठीक है, या जैसे आप पढ़ते हो, अगर कोई फिजिक्स का है तो हम उसमें पढ़ते हैं जो थ्योरी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो उसमें अलग अलग थ्योरीज आती है। पहले ये आया, फिर उसके बाद और फिर और इवैल्यूएशन, और इस तरह चलता रहता है। तो वही हर एक साइंटिस्ट आता है और कहता है वो अपना नया थ्योरी लाता है और फिर क्या कहता है, पुराना गलत था भाई, पुराना गलत था। और जो जिसने पुराना पढ़कर ही जीवन निकाल दिया वो मतलब वो गलत पढ़कर ही, झूठ पढ़कर ही पूरा जीवन निकाल दिया उसने। तो एक तरफ हम देखेंगे कि एक तरफ हम इसके लिए अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक तरफ वो एक ऐसा ज्ञान है, एक सिंपल लॉजिक है कि आपके पास एक ऐसा ज्ञान है जो हर 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद बदल जाता है। और हम क्या कहते हैं, साइंस। और एक ऐसा ज्ञान है कि वह सालों को तो छोड़ो, युगों युगों से वही एज इट इज है, उसके एक शब्द भी बदले नहीं है। और हम क्या कहते हैं उसको, नहीं ये तो काल्पनिक है या साइंटिफिक नहीं है, विचार करने योग्य है। एक ऐसा ज्ञान जो बदल जाए, घड़ी घड़ी बदलता रहे। या सिंपल सी बात है, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो हर घड़ी बदलता रहता है उसका स्टेटमेंट, और एक व्यक्ति है जो बोल देता है वो एज इट इज, क्या कहते हैं, पत्थर की लकीर हो गई। तो हम किस पर विश्वास करेंगे? ऐसा ही है हमारे टेक्स्ट बुक्स और या जो भी आजकल जो ज्ञान आ रहे हैं, नया ज्ञान आता है, पुराना ज्ञान कहता है ये तो ठीक नहीं था, अभी नया है, ये नया अच्छा है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो वैदिक ट्रुथ है इनडिफिटेबल, उसको कोई आज तक डिफीट नहीं कर सका है। तो ऐसे अनेकों ज्ञान, प्लांट्स हैव लाइफ, हमने बचपन में हमने पढ़ा था, एक साइंस में चैप्टर हुआ करता था, और उसके पर एक प्रयोग किया जाता था, कौन सा, छुई मुई का पौधा, उसको टच करो और फिर तो हुआ कि किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की? तो जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, उन्होंने बताया। लेकिन जगदीश चंद्र बोस के पहले भी हमारे वैदिक शास्त्रों में अनेकों जगह पर यह बात उल्लेख किया गया है।
और इस उल्लेख का क्या प्रमाण क्या है कि हमारे वैदिक संस्कृति में अनेक वृक्षों का पूजा किया जाता है। जैसे तुलसी, घर घर में तुलसी है, या वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, अनेकों ऐसे वृक्ष हैं, केले का वृक्ष, उसका पूजन भी किया जाता है। हालांकि हर वृक्ष के उसके पूजन के पीछे भी साइंटिफिक कारण है, और साथ ही साथ अनेकों जगहों पर वैदिक शास्त्र में अनेकों जगह पे इस बात का उल्लेख है कि जो है वृक्ष में, वनस्पतियों में जीवन है। तो हमारे वेद ने कहा कि वनस्पतियों में जीवन है, तो हमने नहीं माना, लेकिन एक जगदीश चंद्र बोस आए और उन्होंने कह दिया, तो हम कहेंगे साइंस में एक चैप्टर आ गया, तो हम कहेंगे हाँ, अभी हम पढ़ रहे हैं जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि वनस्पतियों में जीवन है। वेद में पहले भी बताया, उसको हम नहीं माने। एम्ब्रोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी जो है, इसको कैसे पता करते हैं? इसके लिए कौन सी मशीन है आजकल हमारे पास? सोनोग्राफी है, ठीक है। तो सोनोग्राफी मशीन कितने साल पुराना है? 70, 80, 100 साल, मैक्सिमम 100 साल, इससे अधिक पुराना नहीं है। ये आधुनिक समय का ही है सोनोग्राफी, ये सब। लेकिन जब सोनोग्राफी नहीं था, तब भी हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, और उसमें क्लियरली मेंशन है, और कि कितने दिन के बाद जो माता के गर्भ में बच्चा होता है, भ्रूण, वो कितने दिन के बाद उसमें जीवन आता है, कितने दिन के बाद उसके नाखून बढ़ते हैं, कब बाल बढ़ते हैं, कब क्या क्या होता है, पूरा डिटेलिंग दी हुई है। जब ये सोनोग्राफी जैसा कोई मशीन नहीं था, तब की बात है। हमारे शास्त्र में कहा कि भाई जो काऊ डंग है, गाय का गोबर, गाय का गोबर जो है, सदियों से गांव में गाय के गोबर पर खाना बनाया जाता था, और बताया गया कि गाय का जो गोबर है वो बहुत ही वो शुद्ध है, ऐसा माना जाता था। तो कोई कह सकता कि गोबर तो गोबर है, हमारा गोबर और गाय का गोबर लेकिन हमारा गोबर तो हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन गाय का गोबर, कोई कह सकता नहीं नहीं ये तो मल ही है। लेकिन साइंटिफिक बात कहेंगे तो कहेंगे कि जो काऊ डंग हैज अ वेरी, उसमें एंटीऑक्सीडेंट और दिस एंड दैट, थोड़ा टेक्निकल वर्ड थोड़ा बोल दें इसको। गाय का गोबर, यहाँ की है ना गैस लीक घटना कहाँ हुई थी? सूरत में, भोपाल में। वहाँ का आपको एक बहुत फेमस इंसिडेंट सबको पता है कि एक फैमिली बची थी। कौन सी फैमिली? ही वॉज डूइंग यज्ञ, ही वॉज डूइंग यज्ञ ऑन दैट टाइम। तो वहाँ का जो अरोमा था और गोबर का, और उसके कारण वो बच गए। तो लिखा हुआ है हमारे वैदिक शास्त्रों में, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स इज मेंशन इन आवर वैदिक लिटरेचर, चाहे वो हेल्थ से हो, कॉस्मोलॉजी से हो, एस्ट्रोनॉमी से हो, वास्तु से हो, या ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो, या लैंग्वेज, सो मेनी, ईच एंड एवरी, हर जीवन के हर एक चीज से संबंधित चीजों के बारे में हमारे वैदिक टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। तो हम देखने जाएंगे। आपको मैं एक, इसमें साउंड नहीं है लेकिन आप ध्यान से देखिए इसको, हाउ ही इज कैलकुलेटिंग। आप समझने का प्रयास करिए।
उसने काउंट किया कितने क्रॉस हैं। इस सर्कल में कितने क्रॉस हैं उसको काउंट करके वो नोट कर रहे हैं। सो दैट इज द कैलकुलेशन। जब नीचे वाला जब 2 डिजिट आया तो उसने क्या किया, 2 डिजिट का जो दूसरा डिजिट था उसको आगे वाले में ऐड कर दिया और फिर आंसर आ गया। दिस इज वन टाइप ऑफ मुझे याद है कि व्हेन आई वाज क्लास 6th तो हमारे जो मैथमेटिक्स की बुक थी उसके अंदर स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर था जिसको कहता था वैदिक गणित। हालांकि वो टीचर उसको पढ़ाते नहीं थे, क्यों पढ़ाए, उनको भी नहीं आता था, वो छोड़ देते थे, आगे पढ़ाते थे वैदिक गणित। लेकिन कहते हैं कि जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम है, कहते हैं जैसे 1 पेज या 2 पेज के जो प्रॉब्लम है या कैलकुलेशन देयर ऑल, उसको एक मैथमेटिक्स में एक और ब्रांच है जिसको कहते हैं कैलकुलस। किस पढ़ा होगा ना, dy/dx है। कहते हैं कैलकुलस इज वेरी पावरफुल। 1 पेज के कैलकुलेशन को वो 4 लाइनों में ला देता है, इतना पावरफुल है कैलकुलस। कैलकुलस में बहुत, अदरवाइज आप देखिए, आप कई फिजिक्स की कुछ बुक्स लीजिए जैसे HC वर्मा, ऐसे कई, तो उसमें एक ही कैलकुलेशन को 2 तरीके से दिखाया गया है, एक नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू और एक कैलकुलस के थ्रू दिखाया गया है। कैलकुलस के थ्रू देखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट कर देता है कैलकुलेशन को, इट्स वेरी। और जो वैदिक गणित है वो कैलकुलस जो कैलकुलेशन को वो 1 पेज में कर सकता है, वैदिक गणित उसको 2 लाइन में कर देता है। और वैदिक गणित के ऐसे कई ट्रिक्स हैं कि जस्ट बाई आप को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जस्ट इन माइंड में ही आप उसको कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। इसके लिए कई ट्रिक्स बताए जाते हैं। अगर आप कभी सिविल सर्विसेज और या कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो वो कई जगह पे ये सारी चीज़ें ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं कि कैसे फास्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ ट्रिक्स। ऑल द ट्रिक्स आर रिलेटेड टू आवर वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सारे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो शॉर्ट जो ट्रिक्स हैं वो हमारे वैदिक, और उसके जो है सूत्र होते थे, जैसे श्लोक, उसको श्लोक के रूप में याद करते थे, श्लोक के रूप में उसको बताया जाता था, उसको याद करते थे कि ये ऐसे ऐसे है। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स हमारे वैदिक टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम वापस आएंगे। तो एक स्टोरी है 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन स्टोरी। तो ये स्टोरी क्या है, तो आई थिंक ये स्टोरी हमने कर दिया। हाँ ठीक है, तो ये एक स्टोरी हम देखेंगे। इसके बाद हम आज क्या पॉइंट लेने वाले हैं, हम लेंगे 3 ways टू गेन नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति करने के 3 तरीके, उनके बारे में समझेंगे। फिर हम अगला टॉपिक लेंगे 4 डिफेक्ट्स लीड टू इम्परफेक्ट नॉलेज। 4 जो डिफेक्ट्स हैं, कमियां हैं
एक पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसी कौन सी 4 कमियां हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर साइंटिफिक रिसर्च, कैन इट ऑफर कंप्लीट नॉलेज, हम ये भी चर्चा करेंगे। जो विज्ञान है, विज्ञान के जो अनुसंधान है। और फिर हम चर्चा करेंगे वेदास ऑफर परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज, इसको हम कंक्लूड करेंगे। कैसे कंक्लूड करेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक स्टोरी है 6 ब्लाइंड मैन की। तो यहाँ पर एक 6 अंधे व्यक्ति हैं और वो जन्म से अंधे हैं। ऐसा नहीं कि पहले आंखें थी और बाद में अंधे हुए। दे वर ब्लाइंड बाय बर्थ। Because they were blind by birth, so they never seen elephant. उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। अब जो देखा नहीं है तो उसको कैसे इमेजिनेशन कैसे करेंगे? कभी हाथी देखा नहीं कि हाथी जैसा कुछ होता है। And the first time the 6 blind person, they were जस्ट पहली बार दे वर एनकाउंटर्ड विथ एलिफेंट, हाथी से उनका पहला साक्षात्कार हो रहा है। तो हम देखते हैं जो ब्लाइंड नंबर 1 व्यक्ति है, उसने क्या किया, हाथी का सूंड पकड़ा। तो कहा कि भाई, बताया गया भाई हाँ कि ये कुछ, इसको बताओ ये क्या है। तो उसने हाथी का सूंड पकड़ा और चूंकि तो वो सोच रहा है कि ये क्या है। तो उसके मन में एक ख्याल आया कि ये तो एक मोटी रस्सी है, रस्सी की तरह है। इसका मतलब हाथी मतलब एक मोटी रस्सी। हाथी का मतलब क्या है, एक मोटी रस्सी। एक दूसरा व्यक्ति जो कि हाथी के दांत को पकड़ा हुआ है, उसने कहा कि ये तो कुछ एरो जैसा, नुकीला जैसा लग रहा है। तो उसने कहा कि हाथी का मतलब क्या है, एक एरो। इसी तरह तीसरा व्यक्ति जो हाथी के कान को टच कर रहा है, तो वो कह रहा है कि हाथी का मतलब एक बड़ा सा फैन, उसके कान। ऐसे चौथा व्यक्ति है, पांचवा व्यक्ति है। चौथा व्यक्ति जो कह रहा है इट्स लाइक अ वॉल, हाथी मतलब एक बहुत बड़ा वॉल है। तो इसी तरह अलग अलग छठा व्यक्ति कह रहा है हाँ, जो एलिफेंट इज लाइक अ ट्रंक, पेड़ का तना जैसा है या खंबे जैसा समथिंग कुछ। तो अलग अलग जो व्यक्ति है 1 2 3 4 5 6 सभी अलग अलग ऐसा इमेजिनेशन करें कि हाथी मतलब शायद रस्सी है, या हाथी मतलब शायद खंभा है, हाथी मतलब शायद जो है एरो है। क्यों? क्योंकि वो परसेप्शन कैसे कर रहे हैं जो उनको पहले ज्ञात है, उन्होंने कभी हाथी जैसा देखा नहीं। तो प्रश्न है यहां पर, ठीक है, नए जो नए लोग हैं आप में से, कि कैसे कंप्लीट नॉलेज, कैसे इन 6 व्यक्तियों को कंप्लीट नॉलेज कैसे पता चलेगा कि हाथी ये हाथी खंबा नहीं है, या हाथी जो है एरो नहीं है, या हाथी वॉल नहीं है, या हाथी फैन नहीं है, कैसे पता चलेगा? हाउ ऑल द 6 ब्लाइंड पर्सन कैन अंडरस्टैंड, वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज दे वर ब्लाइंड बाय बर्थ, उन्हें कैसे पता चलेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर इस सेशन के अंत में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और लास्ट में इस आंसर पर हम आएंगे। ये देखिए सब अलग अलग सोच रहे हैं, मन में क्या क्या सोच रहे हैं। चौथा ये सब, कोई एरो सोच रहा है, कोई फैन सोच रहा है, कोई ट्रंक सोच रहा है। How do you think they can gain complete and perfect knowledge about the elephant? Because they were blind by birth. Okay, so will be answered at the end of this session. तो हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका है जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। डायरेक्ट सेंस मतलब, सेंस मतलब हम अपने इंद्रिय मतलब आंख से जो देखें, कान से जो सुने, नाक से सूंघे, ये टेस्ट करें और टच करें। ये जो हमारे इंद्रिय है, 5 सेंसेस हैं,
उन इंद्रियों के द्वारा जो हम, जैसे कई बार लोग कहते हैं भाई मैं जो देखूंगा वो मानूंगा। दिखाओ कहाँ है भगवान, दिखाओ दिखाओ, नहीं दिखा है ना, नहीं है। तो ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसी तरह एक दूसरा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, और वो है अनुमान प्रमाण, थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, या जिसे गेस वर्क भी कह सकते हैं। अनुमान लगा रहे हैं, कुछ अनुमान, कुछ एक्सपेरिमेंट किया और कुछ अनुमान लगा, अच्छा ऐसा हुआ अनुमान, अच्छा ऐसा हुआ, ये कुछ गेस, ऐसा हुआ समथिंग। और एक तीसरा तरीका है जिसे कहते हैं शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटी। तो इन तीनों के में क्या अंतर है और क्या हम बढ़ते हैं। पहला, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब डायरेक्ट सेंस परसेप्शंस, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। डायरेक्ट सेंस परसेप्शन क्या है, चलिए देखते हैं। कैन प्रत्यक्ष प्रमाण गिव अस फुल नॉलेज। अब प्रश्न यह है कि भाई जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, तो जो देखते हैं जो सुनेंगे वही हम मानेंगे, भाई वही सही है। तो क्या ये पूरा नॉलेज दे सकता है, परफेक्ट नॉलेज दे सकता है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम? तो सामान्यतः लोग सबसे अधिक इसको मानते हैं कि प्रत्यक्ष क्या है, सबूत ले आओ, दिखाओ। तो चलो हम देखते हैं। मतलब तो प्रश्न है, इज सीइंग इक्वल टू बिलीविंग? इज सीइंग इज बिलीविंग? जो देखें हम वही मानते हैं, वही हम मानेंगे, जो देखते नहीं हैं वो हम नहीं मानेंगे। हमने जब आंखों से देखा नहीं तो हम कैसे मान लें कि ये है, ये सत्य है? क्या दिखाई दे रहा है? रेल की पटरी। अरे ये रेल की पटरी आगे जाके तो मिल गई, तो ट्रेन को रोकना पड़ेगा। क्यों? कि अगर नहीं रोका ट्रेन तो आगे जाके एक्सीडेंट होने वाला है। जाओ लाओ, लाल झंडी जाकर हिलाना पड़ेगा। तो अपरेंटली मीटिंग ऑफ द रेलवे ट्रैक्स, है ना? तो क्या रेलवे ट्रैक आपस में मिल रहा है? नहीं, आप सब जानते हैं नहीं मिल रहा है, लेकिन दिख तो रहा है। लेकिन अभी बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो देखूंगा वही मानूंगा। अगर इसका माने तो आपको सारे ट्रेन को रोक देना पड़ेगा, आगे मत जाओ। अच्छा, ये पेंसिल ये शायद बेंट हो गया है, मुड़ गया है ऐसा है? नहीं है। तो इसका रीजन क्या है हम जानते हैं, रिफ्रैक्शन। लेकिन हमें दिख तो रहा है और हम कहें जो देखूंगा वही मानूंगा। तो आपके अनुसार या अगर हम ऐसा माने तो मेरे अनुसार ये टूटी हुई पेंसिल है या पेंसिल या कुछ। ये तो कई बार आप सबने हमने देखा है, मिराज, गाड़ी चलाते हुए अक्सर बरसात में ऐसा दिखाई पड़ता है। हाँ, बरसात में? अच्छा, समर में दिखाई पड़ता है। अच्छा सॉरी, तो समर में दिखाई पड़ता है। तो समर में हमें क्या दिखाई पड़ता है? बरसात में तो बारिश दिखाई ही पड़ेगा, लेकिन समर में भी जब बारिश नहीं हुई है तो भी हमें पानी दिखाई पड़ता है। ठीक है। और जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं, और इसीलिए रेगिस्तान में तो, और कोई अगर जो है सहारा के रेगिस्तान में जाए या कोई सऊदी अरब जाए, दुबई जाए, तो वहाँ पे और देख सकते हैं आप लगेगा वहाँ पानी है, वहाँ तक जाएगा तो पानी नहीं है। तो सड़क पे भी ऐसा हम देखते हैं। तो मिराज हमें दिख रहा है लेकिन है नहीं।
वो जो दिख रहा है वो है नहीं। We cannot acquire complete knowledge using our material senses like eyes, ear, etc. etc. क्यों? जैसे साइट यानी जो देखते हैं, या टच या जो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, या हियरिंग जो सुन रहे हैं, या जो टेस्ट जो टंग है हमारा, या जो स्मेल या नोज है हमारा, ये हमारे सेंस हैं और इन सेंस के द्वारा ही हम प्रत्यक्ष प्रमाण जो नॉलेज है उसको एक्वायर करते हैं। लेकिन इनके द्वारा हम परफेक्ट नॉलेज या कंप्लीट नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते, और रीजन ये है बिकॉज ऑल दीज सेंसेस आर इम्परफेक्ट, अपूर्ण हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं। देखो आंख परफेक्ट नहीं है, जो देख रहा है, जो नहीं है वो भी दिख रहा है आंख को, जो नहीं है वो दिख रहा है। ऐसा मतलब आंखें धोखा दे रही है ना हमें। इसी तरह तो बिकॉज वी हैव 4 डिफेक्ट्स, हमारे इंद्रियों के पास, हमारे जो सेंस हैं उनके पास 4 डिफेक्ट्स हैं, 4 कमियां हैं। अच्छा, ये 4 कमियां कौन कौन सा है? आपको पहले पता नहीं था इसे? हमारे आई एम द परफेक्ट पर्सन, लेकिन अभी हम बता रहे कि हमारे सेंस में भी कमियां हैं, हमारे इंद्रियों में भी कमियां हैं। तो सबसे पहली कमी तो यही है, इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारे जो सेंस हैं, स्मेल, साइट, टच, हियरिंग, टेस्ट, ये परफेक्ट नहीं है। अनेकों समय, और भी हम आगे उदाहरण देखेंगे, अनेकों जगहों पर, अनेक सिचुएशंस में ये हमें धोखा दे देती हैं। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो सुन रहे हैं वो है नहीं। ऐसा कई बार ऐसा हो सकता है, और उदाहरण हम देखेंगे। तो लेकिन एक डिफेक्ट है कि हमारे सेंस है इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है। दूसरा है टू बी इल्यूजन्ड। इल्यूजन मतलब भ्रमित हो जाते हैं, हमारे इंद्रियां क्या हो जाती हैं? भ्रमित हो जाती हैं। परफेक्ट भी नहीं है और भ्रमित हो जाती हैं बार बार। वो जादूगर जादू दिखाते हैं, कई बार इल्यूजन पैदा करते हैं, ऐसा मैजिशियन। तो कई बार वो, लेकिन कई बार हमारे डे टू डे लाइफ में भी कई चीजें हम इल्यूजन्ड हो जाते हैं, भ्रमित हो जाती हैं हमारी इंद्रियां। और क्या है? टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स। कोई यहां पर ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि मैंने आज तक कोई गलती नहीं की। हम कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, हम हमेशा गलती करते रहते हैं, और कई बार तो हम जानबूझकर भी करते हैं। कई बार जानबूझकर भी करते हैं, लेकिन जानबूझकर कभी नहीं भी करें तो भी गलतियां करते ही रहते हैं, गलतियां करते ही रहते हैं। तो टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति है। अगर हम थोड़ा सजग नहीं रहे तो हम गलतियां करते ही रहेंगे। तो टेंडेंसी है ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं है, ये हमारे सेंस की टेंडेंसी है भाई। टेंडेंसी, प्रवृत्ति जिसे कह रहे हैं कि गलती करने की प्रवृत्ति है भाई इसको। और चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी। धोखा देने की भी प्रवृत्ति है हमारे इंद्र को, धोखा देना। कहते हैं धोखेबाज, हम सभी धोखेबाज हैं, सारे धोखेबाज हैं। तो ये प्रवृत्ति है धोखा देने। चीटिंग प्रोपेंसिटी भी एक प्रवृत्ति है। जहां जैसे हमें डे टू डे लाइफ में हम कहीं ना कहीं किधर मौका मिले तो, एग्जाम टाइम में और टीचर जो है 2 मिनट के लिए बाहर जाए तो देखो क्या होता है। 2 मिनट के लिए बाहर जाए तो क्या होता है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाए तो लोग, मतलब फर्रे लोग बनाते हैं इधर उधर, वो तो बनाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी आजकल सो मेनी चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो ये हमारे 4 कमियां हैं कि हमारा सेंस जो है इम्परफेक्ट है, हम भ्रमित हो जाते हैं, गलतियां करने की प्रवृत्ति है, और धोखा देने की भी प्रवृत्ति है। ये 4 चीजें, ये हमारा वैदिक शास्त्र बता रहा है। इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख के ऐसे आपको बता रहा हूं
श्लोक में बताऊंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझना, लेकिन ये 4 प्रवृत्ति बताया गया है हमारे वैदिक संस्कृति, वैदिक लिटरेचर में, कि हम ये 4 गलतियां करते हैं, 4 कमियां हैं ये। तो थोड़ा और इसको हम इलाबोरेट करते हैं कि भाई ये क्या है। तो पहले ये हमने कहा इम्परफेक्ट सेंस, थोड़ा सा उदाहरण देखा, और उदाहरण देखते हैं। आवर आईज आर ब्लाइंड आउटसाइड द रेंज ऑफ 400 to 700 मिली माइक्रॉन। हम साइंस में पढ़ते हैं कि 400 से 700 मिली माइक्रॉन की रेंज में ही हम देख सकते हैं, इसके बाहर के रेंज को हम देख ही नहीं सकते। तो यहां पे जैसे कुछ रेंज यहां पे दिखाया गया है कि भाई ये जो रेंज है यहां पर ये कॉस्मिक रेज, एक्स रेज है, इधर ये गामा, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रडार, रेडियो, ब्रॉड। अभी मोबाइल है, मोबाइल में ऑलरेडी कनेक्टेड है वो, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है सम रेज। इसलिए कहते हैं कि मोबाइल अधिक यूज कर रहे हो आप, देखो तो क्या होगा, सर दर्द होने लगेगा। और कई बार कहते हैं कि मोबाइल जब डिस्चार्ज होने लगे तो उस समय यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज रेडिएशन बढ़ जाता है, खतरा अधिक बढ़ जाता है। रेडिएशन अधिक होगा तो आप बार बार यूज़ करेंगे मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो सर में दर्द होने लगता है, आंखों में इरिटेशन होने लगता है, और हमारे सोचने समझने की शक्ति भी कम होने लगती है। देयर आर सो मेनी रिसर्च, आप सबको पता ही होगा, व्हाट्सएप पर कई बार आते ही रहते हैं। बट द थिंग इज कि हमारे आईज की लिमिटेशन है भाई, इतना ही देख सकते हैं, इतने में ही देख सकते हैं, इससे अधिक या कम में हम नहीं देख सकते हैं। हमारे कान की भी लिमिटेशन क्या है, आउटसाइड द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज नहीं सुन सकते, केवल 20 to 20 किलो हर्ट्ज के बीच की ही चीजों को सुन सकते हैं। ठीक है, इंफ्रासाउंड या ऑडिबल, ये ऑडिबल एरिया है, ये हमारा ये ऑडिबल एरिया है। इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड हम नहीं सुन सकते। अच्छा, यहां पे दिखाया गया है कि इंफ्रासाउंड कौन सुन सकता है, बिल्ली, कैट, इवन एलिफेंट आल्सो। दिस इज सम एग्जाम्पल, देयर आर मेनी एनिमल्स दे कैन हियर द इंफ्रासाउंड। इसीलिए आप देखेंगे एक इसे अल्ट्रासोनिक, ये वेल सुनती है, बैट। आप देखेंगे एक मशीन, चूहों को भगाने की मशीन आती है, चूहों को भगाने की मशीन, वो ऑन कर देंगे, हमें तो सुनाई नहीं पड़ेगा कुछ, कहेंगे ये चल काम, कई बार लगता है काम भी कर रही है कि नहीं, लेकिन वो ऑन हो जाता है, लेकिन फिर चूहे भागने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे कान की भी सीमा है, क्या सुन सकते हैं क्या नहीं सुन सकते। कुछ ही चीजें, कुछ आवृत्ति को सुन सकते हैं। If sense have limitation, I can use instruments to get more knowledge of the world. अगर हमारे इंद्रियों के पास जो सीमितता है तो हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, बात तो सही है, इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। लेकिन नोबेल प्राइज विनिंग साइकियाट्रिस्ट यूजन विंगनर पॉइंट्स आउट, क्या है वो कहते हैं, कोई पढ़िए थोड़ा। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने कुछ टेलीस्कोप यूज कर लिया या कुछ जो है माइक्रोस्कोप यूज कर लिया, कोई भी, तो जो फोटो लिया थोड़ा रिफाइन हो गया फोटो, पहले छोटा दिखता था, अब थोड़ा बड़ा दिखने लगा, या तो हमने मशीन का यूज किया, लेकिन उसको देखने के लिए हम उसी आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आंख इम्परफेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, कभी भी इम्परफेक्ट सेंस से परफेक्ट नॉलेज कैसे मिल सकता है। ठीक है, बीच में हमने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया या रेक्टिफाई कर दिया थोड़ा सा उसने,
लेकिन उसको जो है एसेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसी इम्परफेक्ट सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लॉजिक वाली बात है। 4 डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। एक तो क्लियर हो गया कि चलो भाई हमारे सेंस तो इम्परफेक्ट है, मान लिए। अभी डिफेक्ट्स में इल्यूजन कैसे, भ्रमित कैसे होते हैं हमारे सेंस। ये देखिए, टंग की बात आ रही है। ऑरेंज खाइए आफ्टर शुगर, शुगर खाने के बाद ऑरेंज खाइए, टेस्ट क्या आएगा? श्योर। सेम शुगर है, सेम ऑरेंज है, लेकिन अगर इस ऑरेंज को लेमन के बाद खाइए तो क्या टेस्ट आएगा? स्वीट। ऑरेंज है सेम, एक बार हमें श्योर लग रहा है, एक बार स्वीट लगेगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले कुछ कंडीशनिंग हो गई। लेमन खाया तो, या हमने शुगर खाया तो। यानी अब प्रश्न है कि ऑरेंज स्वीट है या श्योर है, तो इल्यूजन हो रहा है हमें, हमारे इंद्रियों को। इसी तरह स्किन, वाटर टच विद द वर्म हैंड अपीयर्स कूल एंड द सेम वाटर टच विद द कोल्ड हैंड अपीयर्स वार्म। पानी सेम है, लेकिन अगर हाथ गर्म ठंडा, उसके अनुसार अलग अलग इल्यूजन हो रहा है। हमारे टच, जो फीलिंग टच सेंस है, उसको इल्यूजन हो रहा है। कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म लग रहा है, कभी ठंडा लग रहा है, कभी गर्म लग रहा है, ऐसा इल्यूजन हो रहा है। सो ऑब्जर्व द आइडेंटिफाई ईच पिक्चर हैज एटलीस्ट 2 ways टू। अभी आपके लिए एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है कि भाई कुछ पिक्चर्स हम दिखाएंगे, उस पिक्चर्स में उसको देखने के कई तरीके हो सकते हैं। 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। तो आपको बताना है, क्रिएटिविटी आप दिखाइए, उस पिक्चर को देखिए और बताइए उस पिक्चर में क्या है, आपको क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है। ठीक है, तैयार हैं? इस पिक्चर में अभी कई बार इस थोड़ा डिफिकल्ट है समझ में आना। आपको कंसंट्रेट कहां करना है? यहां पर, यहां थोड़ा कंसंट्रेट करके देखिए उस पिक्चर को। तो क्या दिख रहा है? एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी स्त्री। अगर इसी पिक्चर को हम थोड़ा इधर से देखें, यहां से कंसंट्रेट करके, तो क्या दिखेगा? एक यंग लेडी। देख पा रहे हैं कि नहीं? इस पिक्चर में एक ओल्ड लेडी भी है, एक यंग लेडी भी है। ठीक है, थोड़ा और थोड़ा दूसरा देखते हैं। आपको बताना है इस पिक्चर में पहला प्रोस्पेक्ट क्या है। पहला प्रोस्पेक्ट ये है कि ये एक वाइट पेपर है, बैकग्राउंड, और उसके ऊपर ये जो 3 जो है ये सर्कल हैं, कटे हुए रख दिए गए हैं। ये पहला प्रोस्पेक्ट है। दूसरा प्रोस्पेक्ट क्या है कि नहीं भाई, वाइट बैकग्राउंड तो है, और उन तीनों वाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो 3 हैं जो है ब्लैक सर्कल हैं, और उस ब्लैक सर्कल के ऊपर एक वाइट रेक्टेंगल रखा हुआ है। तो कौन सा सही है? प्रोस्पेक्ट नंबर 1 और प्रोस्पेक्ट 2? कैसे पता? These are 2 prospects. अब इसके ऊपर जज फैसला नहीं ले सकते। अब फैसला तब ले सकते हैं जब ओरिजिनली जिसने किया हो कि कौन सा रखा है भाई। लेकिन केवल देखकर कहा कि यहां से देखकर फैसला सुनाओ भाई, कौन पार्टी जीतेगी, पार्टी 1 या पार्टी 2,
कहेंगे भाई नहीं ले सकते, ठीक है। दोनों ही देख सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। इल्यूजन हो रहा है हमें, कौन सा है क्या नहीं है। अच्छा, इसमें कितने व्यक्ति हैं? अच्छा, कौन कौन से कैसे कैसे व्यक्ति हैं? अच्छा, एज अ कंप्लीट होल पिक्चर क्या है? हाँ, 2 ओल्ड पर्सन जो है, दे आर फेसिंग ईच अदर। लेकिन अभी उसके अंदर हम जाएं तो फिर एक शायद गिटार बजा रहा है और एक अपने टर्बन को ऐसे पकड़ा हुआ है, और इवन कान की तरफ भी कुछ मतलब दिस इज आर्ट। सम इज इट फ्लोटिंग? हमारे आंखों को दिख रहा है कि ये फ्लोट कर रहा है, ऐसे जैसे पानी फ्लोट करता है, लेकिन इज इट फ्लोटिंग? ये तो एक पिक्चर है, इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट अ वीडियो। ये वीडियो नहीं है। लेकिन हमें जो देख रहे हैं, हमें क्या हो रहा है? आंखों को इल्यूजन कर रहा है। हमें पता है भाई, फिर ऑप्टिक का पूरा थ्योरी हमने पढ़ा हुआ है, तो हम ये भी घूम रहा है इस। अब कहीं किसी एक को हम फोकस करें तो दूसरा घूमने लगता है, दूसरे को फोकस करें तो वो पिछला वाला घूमने लगता है। किसी एक को फोकस करके अगर हम सोचे कि उसको हम नहीं घूम रहा है भाई, लेकिन एक को फोकस करके बाकी का घूमना शुरू हो जाता है, ऐसा भ्रम, टू बी इल्यूजन प्रूव हो रहा है। इसमें आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज है। ये जो ब्लैक सर्कल है, ब्लैक डॉट है ना बीच में, इस ब्लैक डॉट आपको क्या करना है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, और कंसंट्रेट करके ऐसे करना है। एक बार मेरे को देखिए कैसे करना है। आपको आगे और पीछे ऐसे करना है, और फिर देखिए क्या हो रहा है। तो जब हम ऐसे आगे पीछे कर रहे हैं, तो जो सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, एक ये और ये एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक, दोनों एक दूसरे के विपरीत घूमना शुरू हो जाते हैं। टू बी इल्यूजन्ड, धोखा दे रही है आंखें हमें। इस तरह हम देखते हैं ऑल आवर सेंस। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे पास, अभी सारे को तो यहां नहीं लिख सकते हैं। ऑल आवर सेंसेस हैव टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, ठीक है। आपको इतनी सारे उदाहरण दिए, अग्री? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि टू कमिट मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं, तो गलतियां करते हैं तो वाइल्डली इनकरेक्ट अकाउंट्स इन रिसर्च में पहले ऐसा माना जाता था कि ब्रेन वॉज थॉट ऑफ एज एन ऑर्गन टू कूल द ब्लड। एक समय ऐसा था जब यह माना जाता था कि जो दिमाग है वो खून को ठंडा करने का काम करता है। जिसने बायोलॉजी पढ़ा होगा, ये थ्योरी पढ़ी होगी शुरू में, ये ऐसा काम करता है ब्रेन। फिर माना गया पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड वर कंसिडर्ड अ वेस्टेज और यूजलेस टिश्यू इन अ ह्यूमन बॉडी। अब थोड़ा बायोलॉजिकल अब जा रहे हैं, अब उदाहरण के लिए कहीं से तो लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने भी क्लास 10th में ही पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ा, बट आई नो दिस। तो जो कहे ये तो वेस्टेज है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई वेस्टेज नहीं है, हमारे शरीर में कोई चीज़ वेस्टेज नहीं है। ये फिजिक्स वालों को पता होगा। वैल्यू ऑफ हब्बल कांस्टेंट यूज्ड एज अ कॉस्मिक यार्ड स्टिक हैज बीन चेंज 3 times। और नाम क्या लिखा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सेम, फिक्स्ड, कांस्टेंट, फिक्स्ड है, सेम है। तो यही बात कर रहे थे कि भाई ये हब्बल कांस्टेंट हो गया या हब्बल वेरिएबल हो गया। 3 बार बदल दिया उसकी वैल्यू 3 बार बदल। नहीं ये नहीं था, अब ये नहीं, ये अभी पता नहीं क्या चल रहा है।
इसका इसकी वैल्यू क्या चल रही है पता नहीं, अब भूल गया मैं तो, अनेकों ऐसे। एंड देयर आर सो मेनी। और प्रोपेंसिटी दिखे, चीटिंग इन साइंस, सर्च फॉर द मिसिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस, द पिल्ट डाउन मैन हॉक्स। ये चिंपैंजी या बंदर से ह्यूमन आ गए, अभी भी कई जगह पर ये माना जाता है, लेकिन ऐसे कई थ्योरी, कई जगह पर इसको रिजेक्ट किया गया, कई थ्योरी है। 1912 कनेक्टिंग लिंक मेड अप। 1953 फ्रॉड रिवील्ड ह्यूमन स्कल एंड फिल्ड जॉ। 1912 में ये बनाया गया कॉन्सेप्ट ऐसा, और 1953 में इसको फ्रॉड करार दिया गया। लेकिन उसके बाद भी हमने ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में था, काफ़ी समय तक हमने पढ़ा इसको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बायोलॉजिकल दिखाया जा रहा है। हॉक्स प्रूफ ऑफ बर्ड्स मिसिंग लिंक, एक्सटेंसिव बैक, और देयर सो मेनी सम लिटिल बिट टेक्निकल, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बताया गया कि जो स्कल्स लिए गए और ये दिखाया गया कि पहले चिंपैंजी का ये था, फिर धीरे धीरे इससे अलग अलग स्कल और फिर ह्यूमन स्कल्स में कैसे कन्वर्ट हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि स्कल के अंदर उसका जो जॉ है उसमें कुछ अलग से जो है भर कर कुछ चीटिंग किया गया था। तो ये filled human jaw and ape skull joint trying to prove evaluation of ape man. सॉरी, ये एक वीडियो है आई थिंक। साउंड है इसमें शायद, नहीं आ रहा है, ठीक है रहने दो, शायद इसमें साउंड नहीं है। नीचे इसका कैप्शन आ रहा है, 3 different makes mask for the same skull। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कब कब ये जो आया 1922 में इसको बनाया गया और फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। हो सकता है इसमें साउंड ना हो, आई एम नॉट श्योर, इट्स ओके, मे बी नेक्स्ट वीडियो में साउंड होगा। बाद में पता चला कि ये जो दांत है वो एक जंगली सुअर का दांत था, लगाया गया था अलग से। (1856) में जो हुआ था वो 1907 में इसको डिसमिस कर दिया गया। पिल्ट डाउन मैन थ्योरी 1912 में आया, जिसको 1953 में डिसमिस किया गया। फिर जिन जैनथ्रोपस 1959 में आया, जो 1960 में ही डिसमिस हो गया। ये सारे थ्योरीज 1964 में एडवांस एविडेंस थ्योरी आया, 1980 के करीब उसको डिसमिस, मतलब कई ऐसे थ्योरी आए हैं जो बाद में अलग अलग जगहों पर डिसमिस कर दिए गए। तो ये क्यों है ये? क्योंकि चीटिंग प्रोपेंसिटी है कई जगह पर। ऐसा हम नहीं कहते कि सभी, लेकिन देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट आर डूइंग, बिकॉज दे आर डूइंग रिसर्च। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो उनका जॉब है भाई, रिसर्च करना नहीं, देयर लाइफ टाइम डूइंग रिसर्च एंड रिसर्च। कई बार कुछ रिजल्ट दिखाना होता है तो फिर कई हम अभी स्टेटमेंट भी देखेंगे, देयर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स। तो कहने का मतलब कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, क्योंकि अनेकों सेम डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो इसमें इन्होंने टोटली गिब्बन से लेकर मैन तक में इन्होंने क्या किया, टोटली इन्होंने इनकी जो थ्योरी थी, देयर वाज नथिंग, इट वाज साइंस, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन ऑफ द लाइक
ऑब्जर्वेशन या वी कैन से अनुमान, ऐसे तो द इंग्लिश वर्ड ऑब्जर्वेशन इज इवन डिफरेंट, अनुमान लगाया, हाँ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। और इन्होंने एक लेटर लिखा, ठीक है, आपको शायद वो मिला नहीं होगा, अभी हम आपके लिए वो लेटर लेके आए हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, इन वन ऑफ हिज लेटर टू A.R. वालेस दिसंबर 22, 1857, डार्विन लिखते हैं कि मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि बिना किसी स्पेकुलेशन के, बिना किसी विदाउट एनी स्पेकुलेशन, कोई भी अच्छा और वास्तविक जो है प्रमाण ऑब्जर्वेशन नहीं है। मतलब आपको कुछ स्पेकुलेशन करना ही पड़ेगा। आफ्टर 5 ईयर, मैंने 5 साल के कार्य के बाद मैंने अपने आप को अलाउ किया कि मैं विषय पर स्पेकुलेट कर सकूं, यानी अनुमान लगा सकूं, एंड ड्रू अप शॉर्ट नोट्स, और मैंने एक छोटा सा नोट बनाया, एंड दीज आई इनलार्ज, और उसी नोट को मैंने बड़ा करके 1844 में स्केच करके कंक्लूजन बनाया, विच सीम्स टू बी मी प्रोबेबली, जो मुझे लगता है कि शायद वो सही है। और वही नोट्स एक बुक के रूप में, थ्योरी के रूप में आई, और वो बुक था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। That was completely, he has written, that is completely based on speculation. इनको लगा, इन्होंने थोड़ा कई जगह थोड़ा रिसर्च किया, ऑब्जर्व किया, और इन्होंने कहा कि 5 साल किया, अभी तक कुछ मिला नहीं, तो थोड़ा मैं अपने आप को अलाउ कर रहा हूं कि थोड़ा स्पेकुलेट कर दूं कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो इन्होंने स्पेकुलेशन शुरू कर दिया, रिकॉर्ड ऑफ द रॉक्स लिया, एज ऑफ द रॉक, यहां पर एज दिखा रहा है, उसके अनुसार इन लोगों ने मैन केम फ्रॉम मंकी, ह्यूमन बींग्स एंड एप्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ द ईयर एगो। हमारा वैदिक लिटरेचर कहता है कि बंदर और आदमी दोनों एक साथ थे। अब प्रश्न अगर यह है कि बंदर से ह्यूमन आ गए, तो बाकी के बंदर ह्यूमन में क्यों कन्वर्ट नहीं हुए? अचानक से बंद हो गया भाई। बंदर से आदमी बनने का जो प्रक्रिया है, इट शुड बी कंटिन्यू। सारे बंदर धीरे धीरे आदमी बनते नजर आ रहे हैं, होने चाहिए। या एक जनरेशन बंदर को रखो, हो सकता है दूसरा फिर तीसरा और 10 जनरेशन के बाद वो पिजड़े में बंदर की जगह पे आदमी निकल आए शायद। नहीं, इतना ही नेवर हैपन। उन्होंने कहा उस समय हुआ, अरे मतलब आप उस समय हुआ और इस समय सारे फिर बंदर बंदर ही रह गए, आदमी आदमी ही रह गए, वो बाकी के बंदर आदमी नहीं बने। ये तो नाइंसाफी हो गई उनके साथ। पहले कुछ बंदर के साथ, तो ये झूठा है। अब केवल भाई ये तो एकदम कॉमिक वाला है। कॉमिक्स फिल्म में हम देखते हैं, कॉमिक्स फिल्म में देखते हैं ना, टॉम एंड जेरी, वो बिल्ली जाती है और किसी वायर में घुस जाती है तो उसके साइज का हो जाती है वो पिचक जाते हैं, या फिर उसके ऊपर भार, ऐसा कुछ समथिंग। भालू गया और वेल में बन गया, और फिर बाकी के आगे आने वाले भालू भालू ही रहे, वो वेल में नहीं बने, ऐसा। हाउ द बियर इवॉल्व इनटू द मोनेस्ट्रियस वेल इन नॉर्थ अमेरिका, द ब्लैक बियर। एक वो कहानियां नहीं है, एक समय की बात है दादियों की कहानी कि एक समय की बात है, ऐसा था, कहानियां सुनाते थे, वैसा ही वाला है। 1964 एडिशन पेज 184 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बुक का ये लिखा हुआ है। हम कहते हैं साइंटिफिकली इसको हम पढ़ते हैं कि एक समय की बात है, नॉर्थ अमेरिका में ब्लैक बियर वो स्विमिंग कर रहा था, और घंटों घंटों खुला मुख खोल कर स्विमिंग करता रहा और फिर वेल बन गया तो और मैं सही बता रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है अपने बचपन, मैंने यही पढ़कर पास किया है और वो क्या था,
बकरी जिराफ बन गया या क्या क्या था, जिराफ बन गया, हिरन जिराफ बन गया, पत्ते नीचे खत्म हो गए, फिर सर ऐसे ऐसे करते करते और गर्दन नीचे निकल आई और जिराफ बन गया। तो वो भी इसी में है ये, हाँ है। तो भाई हिरन जो है कब जिराफ बन गया, बाकी के हिरन, उसके बाद के हिरन हिरन ही रहे, क्या करें। If giraffe had to stretch the neck, did they not drink water? What about other quadrupeds, example deer? According to this theory, they should all be dead. If monkey have evolved to human, why are monkeys still surviving in present days? इसका कोई रिजल्ट नहीं है, बट पढ़ के पास हुए, ऑब्जर्वेशन करते जा रहे हैं। डार्विन ट्राइड टू गिव अ मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन बाय हिज ऑन स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन हिज मटेरियल आउटलुक। इफ इट इज अ फैक्ट दैट वेदास आल्सो टॉक ऑफ इवैल्यूएशन बट नॉट ऑफ द बॉडी बट ऑफ द स्पिरिट सोल। हमारे वेद में भी इवैल्यूएशन की बात हो रही है, लेकिन बॉडी बेस्ड इवैल्यूएशन की बात नहीं करते हैं, स्पिरिट पे। वेदा सेज द सोल हु इज रिसाइडिंग इन वन बॉडी मूव्स at the time of death to another body, not that one body changes to another. एक शरीर दूसरे शरीर में नहीं बदलता है भाई, वहां से क्या कहता है, जो स्पिरिट सोल है वो मूव हो रहा है। इवैल्यूएशन यहां पे भी है, यहां पे भी इवैल्यूएशन थ्योरी है, और वो हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन ऐसे कई, दिस इज सम एग्जाम्पल। अब यहां पे हम सारे साइंस की बुक्स खोलकर नहीं रख सकते हैं, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ मेकिंग मिस्टेक इन रिसर्च? प्रॉब्लम क्या है? ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आफ्टर ऑल दे नो समथिंग, दे विल रिसर्च मोर एंड इंप्रूव इन द टाइम टू कम। फिर लोग ये कहते हैं कि भाई समस्या क्या है, इंप्रूवमेंट हो रही है ना भाई, पहले कम जानते थे अब अधिक जानते हैं। इन द मीन टाइम दे विल लेफ्ट अस विद सो मेनी नाइस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड अदर लग्जरीज टू एंजॉय। व्हाई टू क्रिटिसाइज देयर रिसर्च? क्यों क्रिटिसाइज क्यों करना है भाई? इवॉल्व कर रहे हैं थ्योरी। तो यहां पर एक दिखाया गया है, रिसर्च हैज ब्रॉट न्यू गेमिंग गैजेट्स। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, फॉर द पीपल, बट द एडवर्स इफेक्ट्स आर इंक्रीजिंग एट अ मल्टीफोल्ड रेट। उसका आ तो गया, अच्छा है कुछ, लेकिन उसके साथ साथ उस कितनी समस्याएं लेकर आ रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कितनी समस्याएं लेकर आ रहा है एक जो, तो केवल एडवांटेज क्या दे रहा है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज देखेंगे तो देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेज, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। स्लीपलेसनेस, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, सीवियस, डिप्रेशन, हियरिंग डैमेज, ऑब्सेसिटी, लॉस ऑफ रिलेशनशिप, ये सारे कोई भी गैजेट्स है, चाहे मोबाइल है, चाहे कोई, इन सब से ये सारी समस्याएं आती हैं। ये तो कुछ हम बता रहे हैं, फिर उसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो फिर आप अगर मोबाइल अधिक यूज़ करेंगे तो आंखें ड्राई हो जाती हैं, यहाँ तक आपका स्लीपिंग पैटर्न बदल जाता है, यहाँ तक कि आपके जो थिंकिंग, आप कोई भी अगर जब वीडियो आप देखते हैं ना, कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखते समय आपकी थिंकिंग रुक जाती है एक तरह से। आप क्योंकि बहुत तेजी से सीन बदल रहा होता है और उस समय आप केवल ऐसे देख रहे होते हैं। तो इस तरह कई समय तक, लंबे समय तक अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें फिर ऑटोमेटिक चेंज होते जाएंगी बॉडी में, कई ढेर सारे चेंजेस। किसी भी गैजेट्स के साथ ये सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं आपको। रिसर्च क्लेम 2003 blood test using automated device, lab on chip, instant diagnosis of over 240 medical condition by single drop of blood। तो यहाँ पर एक रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, द सिलिकॉन वैली रिसर्च ब्लेंडर, थेरानोस लैब्स एक है, वहाँ पर जो है इसके बारे में एक ये हुआ था।
Inaccurate blood tests resulted in endangering people's lives. Patients harmed during testing in laboratories. Fraud of more than $9 billion revealed. बट हम ये नहीं करें कि सारे जो इंस्ट्रूमेंट है या सारे साइंटिफिक उसकी हम, बट कहना चाहते हैं कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो है, वो जो रिसर्च है दैट इज इवन नॉट टोटली परफेक्ट. व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ मेकिंग मिस्टेक इन रिसर्च? अच्छा, इसी की बात करें. ड्यूरिंग बिबोनिक प्लेग, रिसर्च क्लेम दैट द कैट वर द कॉज ऑफ प्लेग. जब प्लेग फैला तो उन्होंने रिसर्च किया कि भाई ये बिल्लियों के कारण प्लेग हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, सारी बिल्लियों को मार दिया. अब सारी बिल्लियों को मार दिया एंड देन रियलाइज दैट रैट्स आर द रियल कॉज. और उस समय तक बहुत लेट हो चुका था क्योंकि सारी बिल्लियां खत्म है. हमने क्या किया, जो नेचर है, नेचर ने ऐसा बनाया है, बिल्ली या चूहे का रिश्ता ऐसा समथिंग, जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे के लिए जीवन, ऐसा कुछ नेचर ने फीड किया हुआ है कि ठीक है अगर बहुत चूहे बढ़ेंगे तो बिल्ली उसको खा लेगी, बिल्ली और अधिक बढ़ेगी तो उसको भी खाने वाला कोई आ जाएगा, ऐसा समथिंग. तो उन्होंने सारी बिल्लियों को, और इसलिए इतना, उसके वजह से क्या हुआ कि ये जो प्लेग है बहुत तेजी, और उनके पास कोई कुछ ऑप्शन ही नहीं रहा. नाउ देवर टू मेनी रैट्स बट नो कैट टू ईट रैट. नाउ प्लेग एपिडेमिक वाज स्प्रेडिंग वायलेंटली. ऐसे मतलब देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान गई. इसीलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत ही डेंजरस होता है. द सोल्यूशन फॉर वन प्रॉब्लम बिकम्स अनदर बिगर प्रॉब्लम. एक समस्या को सुलझाने गए लेकिन उसको सुलझा दिया, लेकिन नई समस्या खड़ी कर दी. और नई समस्या क्या है, बड़ी समस्या आ गई. ठीक है, अभी हम ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं कि भाई अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं. अभी हमने बुलेट ट्रेन लगा लिया, ठीक है, बहुत तेजी से पहुंचाएगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया तो तेजी से हजारों लोग एक साथ ही जाएंगे तेजी से. ठीक है, फिर या पर्यावरण खत्म हो रहा है सब. तो आने वाले समय में हमें लगता है हम तो निकल जाएंगे, बाकी वाले पीछे देखेंगे क्या करना है. Give an example to show how modern man's solution to one problem leads to another bigger problem and ultimately deprive us of happiness. एक समस्या दूसरी. तो अधूरा ज्ञान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही समस्या वाला है. We can never obtain complete knowledge by प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण. केवल अनुमान लगाने से या प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई हम पूरा परफेक्ट ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं. It's dangerous to operate on a machine with a half knowledge. Similarly, it is dangerous to manipulate the universal cosmic machine without knowing about it from the creator who created it. तो कह रहा है कि जिस मशीन के बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है, अगर आप उससे छेड़खानी करोगे तो समस्या है. तो ये यूनिवर्स जो है एक मशीन की तरह, इसको किसी ने बनाया है, अगर इसके साथ छेड़खानी किया तो बड़ी समस्या है. तो यहां पर क्या समस्या आएगा ये दिखा रहा है. ये साउंड है, साउंड आ नहीं रहा है. चलो कोई बात नहीं, रहने दो रहने दो.
तो अगर मशीन के बारे में पता नहीं है और आधा अधूरा जानकारी है, तो दिस होल यूनिवर्स इज मशीन, इवन आवर बॉडी इज ऑल्सो मशीन। एवरीथिंग एवरीवेयर एवरीथिंग इज, मतलब एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट भगवान ने बनाया है। तो वेयर इज द मैनुअल दैट कैन एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ दिस कॉस्मिक मशीन? हर चीज के साथ मैनुअल आता है। इफ वी कैन गेट इट देन वी हैव द की टू हैप्पीनेस। तो अगर हमारे पास वो मशीन मिल जाए तो हम उसको प्राप्त करके हम खुशी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो की टू हैप्पीनेस, वो मशीन, वो मैनुअल क्या है, कैसे है, वो हम नेक्स्ट टर्न में लेंगे, क्योंकि 9 बज गया है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 5-10 मिनट में नहीं हो पाएगा, इट विल टेक मे बी हाफ एन आवर। तो हम इसी सेशन को अगले बार भी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस किया प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। ज्ञान प्राप्त करने के ये जो 2 तरीका है वो परफेक्ट नहीं है। और हमने ये सीखा कि जैसे हर कोई मशीन, कोई अगर अधूरा नॉलेज है किसी के बारे में, जैसे हमने पिछले सेशन में कहा था, $1,000,000 क्वेश्चन क्या था कि ये संसार किसने बनाया, क्यों बनाया है भाई? हर चीज़ का एक पर्पज़ है बनाने का। इसका एक पर्पज़ है बनाने का, इस सोफे का पर्पज़ है बनाने का, स्पीकर का पर्पज़ है, प्रोजेक्टर का पर्पज़ है, स्क्रीन का पर्पज़ है। हर चीज़ हम देख रहे हैं, इट्स कम फॉर सम पर्पज़, किसी उद्देश्य के लिए है। सेन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आवर एज ह्यूमन बीइंग? हमारे आने का क्या पर्पज़ है? ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस होल यूनिवर्स? इसका क्या पर्पज़ है? वाई ऑल दिस थिंग हैपन? तो किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी कौन होगा? जिसने उसको बनाया है, वो उसकी जानकारी लिखता है, एक मैनुअल बना देता है कि भाई इसको पढ़ लेना। उसी तरह यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास वो मैनुअल कहाँ है जिसने ये दुनिया बनाई। तो बनाने के बाद उसने भी कुछ तो मैनुअल दिया होगा कि इसको कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वेयर इज दैट मैनुअल? अगर वो मैनुअल मिल जाए, कॉस्मिक मशीन का मैनुअल, वो मैनुअल अगर हमें मिल जाए तो हम सीख सकते हैं कि ये कैसे कार्य करता है, क्यों है, पर्पस क्या है, कैसे कार्य करता है। तब जाकर हम वास्तविक रूप में सुखी रहेंगे। द की इज हैप्पीनेस इज टू गेट दैट मैनुअल, यूनिवर्सल मैनुअल जो है, वो हम आगे अगले सेशन में लेंगे। और जो तीसरा पद है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तीसरा प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो अनुमान प्रमाण के बेसिस पर था। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इंटेलिजेंट जो मैन है, जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, तो वैज्ञानिक बहुत ही अपना स्पेकुलेशन से कोई जो भी नेचर में कोई भी घटना बन रही है उसके वो कैसे, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। जैसे कोई एटम है तो एटम में जो लेटेस्ट जो इक्वेशन जो स्टोरिजन है, फिर ऑप्टिक्स में बहुत सारे लॉ में लेंस लॉ है जो लेंस फॉर्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट, जैसे मिल्की वे है या फिर न्यूट्रॉन स्टार है, या फिर जो लास्ट में हमारी जो सूर्यमंडल है उसमें यूरेनस है, फिर नेचुरल प्लूटो है। तो उसमें कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है कि उसका टेम्परेचर क्या है या फिर उसके उपग्रह कैसे है। ये बहुत ही मतलब स्पेकुलेशन से ही जितना थियोरी है, थियोरी के बेसिस पर ही वो अनुमान कर सकते हैं कि ये जो प्लूटो है या फिर नेपच्यून है उसके पास इतना ग्रह हो सकता है, या फिर शनि है उसके अराउंड इतने वलय हो सकते हैं। तो ये सभी अनुमान के बेसिस पर ही होता है। और मेरा ये क्वेश्चन था कि कितनी सारी जो थियरीज है वो साइंटिस्ट का रॉन्ग हो चुका है, और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है जैसे नासा है या फिर इसरो है, हमारे जापान की जो रशिया है, तो इतने बड़े कंट्री जो एडवांस कंट्री है उसके भी जो मतलब उस गवर्नमेंट उसको सहाय देती है कि ये आप इसको प्रमोट देती है कि आप इसके ऊपर रिसर्च करो और ये ढूंढो।
लेकिन उसका इन्वेस्ट करने के बावजूद भी कितनी थियरी रॉन्ग हो चुकी है, इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, फिर भी गवर्नमेंट और ये जो मतलब हमारे पर्टिकुलर हमारी कंट्री की बात करें तो जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है जैसे IIM या फिर IIT वाले हैं उसको वो प्रमोट करते हैं कि ये करो। इतनी सारी थियरी गलत होने के बावजूद भी गवर्नमेंट के साथ देते हैं, फिर भी इतनी मूर्खामी फिर से क्यों कर रहे हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि पहले एक प्रश्न का फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कनेक्टेड है। हाँ ठीक है। मतलब ये गवर्नमेंट कैसे इतनी गलती की है, इतनी थियरी रिजेक्ट हो चुके हैं, फिर भी गवर्नमेंट और ये जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसको प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब इतने थियरी गलत हो चुके हैं और उसको पता है कि ये थियरी मैं जो प्रूव करूंगा वो भी गलत होने वाली है, तो फिर उसको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं थियरी गलत जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो मैं ओनली टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उसको क्यों समझ नहीं आ रहा है। मेरा क्वेश्चन है। तो प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर क्या है, पहले ऐसा नहीं था। पहली बात कि हमारे पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी जो सिविलाइजेशन है डैट इज बेस्ड ऑन ओनली आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद पशुभी नराणाम। वो केवल खाओ पियो वाला ऐश करो वाला। मतलब हम, आप देखिए हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था केवल एक बात पर निर्भर करती है कि कैसे, हाउ टू अर्न हैंडसम, कैसे अच्छा कमा सके। कोई भी कि कैसे अच्छा कमा सकेगा, एक दूरी की आप अच्छा कमा लो, अच्छी जॉब अच्छा कमा लो, उससे कुछ अर्न कर लो, या कुछ आप कहोगे नहीं कुछ जगह अर्निंग की बात नहीं है, तो अर्निंग की जहां बात नहीं भी है तो भी वहां पर हैप्पीनेस देने की बात है। किसको हैप्पीनेस देने की बात है? इस बॉडी या अधिक से अधिक माइंड लेवल तक की। कुछ ऐसे जॉब है जहां पर लोग सहायता करते हैं एक दूसरे की, लेकिन किसकी सहायता कर रहे हैं? ओनली टू मेंटेन दिस बॉडी और इम्प्रूविंग लाइफ स्टाइल, और देयर आर सम इवन सम फिलॉसफी कोई पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है वहाँ पे? कुछ मेंटल लेवल पर उसको सेटिस्फाइड करने की बात कर रहा है। मन का आनंद, एक होता है शरीर का आनंद, एक होता है मन। पहले व्यक्ति शरीर का आनंद चाहता है, पहले व्यक्ति शरीर का आनंद चाहता है तो पैसा कमाता है और फिर AC खरीदेगा, लग्जरी गाड़ी खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, और जब ये सब मिल जाएगा उसको तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो पैसे बांटेगा। पैसा क्यों बांटेगा भाई? जब पैसा बांटेगा तो दूसरे लोग उसके सामने हाथ जोड़ेंगे, सलाम सर, हाँ ये बहुत अच्छा है। तो वो व्यक्ति क्या चाहता है? फेमस होना चाहता है। उसको मन को स्मूथिंग लगता है, 10 लोग उसको कहेंगे बहुत अच्छा आदमी है, ये जय जयकार ऐसा बोलेंगे। पहले नेम, पहले पैसा मनी, फिर नेम फेम चाहता है व्यक्ति। तो कहने का मतलब all the civilization, the today's civilization is based on only the bodily conceptions। और ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर केवल एडवांसमेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट या साइंटिफिक एडवांसमेंट या कोई भी अगर एडवांसमेंट ही अगर की होता हैप्पीनेस का, तो आज रशिया या अमेरिका वो सबसे सुखी देशों में होते हैं। अभी अगर आप इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे, एक लिस्ट निकलता है सबसे सुखी हैप्पी कंट्री का, एक लिस्ट निकालते हैं, हर साल निकालते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि उसमें अमेरिका जैसे देश और जापान जैसे देश, इनका नामो निशान नहीं है, एकदम लास्ट में आते हैं एकदम। बट टेक्निकली दे आर वेरी एडवांस, लेकिन अगर हैप्पीनेस रेशियो में देखें तो बहुत लास्ट में आते हैं। तो नॉलेज, पहले ये नॉलेज था, अब नहीं है। अब मैं बताऊं, ऐसे जब सन 1400 ईस्वी में कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव भारत आया, वो पानी के जहाज पर चढ़कर। फिर बाद में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और फिर धीरे धीरे हमने इतिहास पढ़ा है कि कैसे भारत को जो है गुलाम बनाया। और फिर जो हमारे
इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की नींव डाली मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। और तो जब लॉर्ड मैकॉले ने ही रोट वन लेटर, आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ही रोट वन लेटर टू द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड, आई थिंक विक्टोरिया या ऐसा कुछ, विक्टोरिया थी या उसको कोई शायद वही थी या कोई और था। तो वहां से एक रिप्लाई भी आया। इन्होंने क्या लेटर में लिखा था? लेटर में लिखा था कि इंडिया, भारत जो है एक ऐसा देश है कि इसको गुलाम बनाना असंभव है। उन्होंने कहा इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग कई जगहों पे, पहली बात मैक्सिमम लोग जो है धनी थे, उसमें गरीब बहुत कम। और अगर कहीं कुछ लोग कम भी पैसे वाले हैं, दे आर सेटिस्फाइड, संतुष्ट हैं वो। वो उस समय था जब घरों में ताले नहीं लगा करते थे। आप हमने सुना है, बस देखा भी नहीं, लेकिन ऐसा सुना है कि एक समय था कि जब घरों में ताले, और मैंने तो इवन देखा भी है, जब हम अपने गांव जाते थे तो वहाँ पे बड़े बड़े वो होते थे, लेकिन उसमें अंदर कुंडी लगी ही नहीं होती, रहती नहीं थी कुंडी लगाने का, जो लॉक लगाने के लिए लगाते हैं वो था ही नहीं पुराने घर के घरों में। एक समय ऐसा था, बिकॉज दे पीपुल आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर सेटिस्फाइड। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको गुलाम बनाना है तो एक ही तरीका क्या है, क्योंकि सभी लोग जो है वो पालन करते हैं स्पिरिचुअल, ये जो हमारे सिस्टम है वैदिक लिटरेचर उसका पढ़ते थे। दो चीज ऐसी थी, कहते थे कि हमारे वैदिक लिटरेचर में कहा जाए कि दो चीज को पैसे से देना लेना ये पाप माना जाता था। उसमें से एक थी शिक्षा। पहले शिक्षा के लिए पैसा नहीं लगता था और पूरा गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम में विद्यार्थी जाते थे, अपने आचार्य के साथ रहते थे, और वो बाहर जाते थे, जो लोग गृहस्थ लोग होते थे उनसे जाके कुछ मांगते थे गुरुजी के लिए, तो वो लेके आते थे और उसी से खाना कुकिंग करते थे। गुरुजी खुद भी खाते थे और बच्चों को भी खिलाते थे। उनका काम ऐसे ही हो गया, बच्चों से कुछ पैसा नहीं लिया गुरुजी ने भी, और ऐसे। हाँ, अंतिम समय में शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद जब विद्यार्थी कहता था कि अब मैं जा रहा हूँ, अभी शादी करूंगा, उन्होंने कहता कि आपको कुछ गुरु दक्षिणा, उस समय गुरु दक्षिणा देते थे। तो गुरुजी देखते थे कि अच्छा आपको जो देना है आप गुरु दक्षिणा के रूप में शिष्य की योग्यता के साथ। उसमें कोई तो एजुकेशन क्या था, सबके लिए एजुकेशन था, फ्री में, फ्री एजुकेशन सिस्टम था। और व्यवस्था कैसी थी कि चाहे आप बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी एक जगह नीचे ही बैठकर पढ़ेंगे, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई ये है वो है, किसी भी तरह का सब समानता। और एक चीज था जो है भोजन में भी, हाँ, वाणिज्य जो व्यवस्था के मतलब जो जिसे कहते हैं दुकानदार, ये लोग तो थे, लेकिन भोजन बनाकर बेचने वाला सिस्टम जिसे होटल कहते हैं, पहले होटल नहीं हुआ करते थे। पहले होटल नहीं हुआ करते थे, लोग किसी दूसरे जगह भी जाते थे तो उनको ऐसे ही भोजन मिल जाता था। गांव में गए लोग भोजन दे दिया करते थे। और आज कल सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री, और दूसरा होटल इंडस्ट्री, खाना बेचना। तो उन्होंने कहा कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो एक ही तरीका है कि अगर इनकी संस्कृति को समाप्त कर दिया जाए, जिसमें ये नंबर वन है, अगर इनके अंदर ये भावना डाल दिया जाए, दिस इज कंप्लीटली रिटन लेटर। उन्होंने कहा अगर इनके अंदर ये भावना डाल दिया जाए कि भाई आप जो कर रहे हो, जो सब कर रहे हो, वो सब कम है, छोटा है, अगर ये मन में डाल दें तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अरे हम। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जितने गुरुकुल थे सारे गुरुकुल को चुन कर समाप्त किया। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही बंद कर दिया। पूरा गुरुकुल, एक एक गुरुकुल करके,
जिस समय हम नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, फिर कुछ अटैकर आए, उन्होंने पूरा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया, जला दिया, फिर धीरे ये आके गुरुकुल की व्यवस्था, गुरुकुल की सारी एक एक व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो एजुकेशन लेने को अभी हुआ क्या कि एजुकेशन जहां से शिक्षा मिल रही थी वो शिक्षा बंद, परंपरा बंद, अब शिक्षा बंद हो गई। तो फिर क्या हुआ कि अब हम कोई कार्य कर रहा है, जैसे कई बार लोग कहते हैं बेटा मंदिर जाया करो। बेटा कहेगा मंदिर क्यों जाएं पिताजी? कहेगा जबान लड़ा तो मेरे पिताजी ने मेरे को कहा था मंदिर जाया करो, अब मैं तुमको बोल रहा हूं मंदिर जाया करो। लेकिन जब गुरुकुल में जाते थे तो लोग बताते थे, गुरुजी बताते कि मंदिर क्यों जाना चाहिए भाई। ठीक है, घर गांव घर में जो है लोग कहते थे कि भाई घर के अंदर तुलसी लगाओ, सुबह शाम तुलसी को जल दो। कहेंगे ये इसमें इसको क्या देने की जरूरत है भाई, क्यों दे? तो भाई साइंटिफिक तरीका है भाई क्यों दें, आप दोगे, आप दोगे उसका कितना फायदा है आपको अगर पता होगा तो आप करोगे। तो जो पूरी प्रणाली थी वो प्रणाली ही बंद कर दी, अब शिक्षा लेना बंद हो गया। तो अब जो कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर वो पूछा कि भाई ये क्यों कर रहे हो? जवाब देने वाला कोई था नहीं, क्यों कर रहे हैं? कहेंगे नहीं नहीं ऐसा बोला गया था या लिखा गया है, ऐसा हमारे वेद में लिखा है। कहेंगे क्यों लिखा गया? ये तो ढकोसला है, अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। क्यों? अब अंधविश्वास हो गया, क्यों? क्योंकि उसके पास उत्तर नहीं था, लोगों के पास उत्तर नहीं था कि क्यों। क्यों? क्योंकि वो प्रणाली जो वैदिक प्रणाली थी शिक्षा की उसको पहले तोड़ दिया। एक दिन की बात नहीं, एक दिन में नहीं हुआ, ये पूरे कई समय से इसको तोड़ा। और फिर उन्होंने कहा, फिर पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला कैलकाटा में। और आप सबकी सूचना के लिए कॉन्वेंट जब स्कूल खोला उसमें इंडियंस को फ्री में कॉन्वेंट में एडमिशन देते थे, फ्री, कोई पैसा नहीं। तो जब पहला बैच फ्री वाला आया है उसके बाद उन्होंने फिर पेड कर दिया, क्योंकि पहले वाले ने फिर उन्होंने दिखा दिया कि नहीं आपका जो आप जो कर रहे हो ना वो इंफीरियर है, हम सुपीरियर हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम। और उससे पहले लॉर्ड मैकाले ने हमारे जितने भी कई वैदिक लिटरेचर्स को पढ़ा और पढ़ा, जहां पर कुछ उनको लगा कुछ टेक्निकल कुछ ऐसा, वहां से निकाल कर उन्होंने कहा कि ये देखो ये ढकोसला है, ये अंधविश्वास है, ये गलत है, ये दिखाओ ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये दिखाओ। तो उसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि उससे पहले गुरुकुल सिस्टम को बंद कर दिया। वहां से जो है डाउनफॉल, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वह भारत देश था मेरा, वो केवल अब गाने में रह गया। अब तो वो भी गाना नहीं सुनाई पड़ता है, केवल 15 अगस्त 26 जनवरी पर सुनाई पड़ते हैं। लेकिन एक समय वो था, तो वो सिस्टम खत्म। लेकिन एक समय ऐसा था, भारत विश्व गुरु था। भारत में जिस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, अगर आप, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस समय स्थापित नहीं हुआ था, उस समय भारत में जो है सैकड़ों यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में माना जाता है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, आप सर्च करो। जिस समय वो स्थापित भी नहीं हुआ था उस समय भारत में यूनिवर्सिटीज थे। अब प्रश्न है कि उस समय कौन सी नॉलेज सिखाई जाती थी, वो ज्ञान कहां गया? तो ये पूरा एक एक करके धीरे 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 वो चला गया। अब नए जो धीरे धीरे आया, अब शिक्षा व्यवस्था, उस शिक्षा व्यवस्था जो वो शिक्षा पढ़ के ही आ रहा है, तो वो उसी तरह की, इसमें लोगों की गलती नहीं है। हम कहें कि नहीं ये नहीं, उनकी गलती नहीं है। अब जो डार्विनवाद पढ़ के आएगा तो यही सोचेगा ना कि नास्तिक, भगवान को हम बंदर से आए हैं, हम उसको थोड़ी लगेगा कि नहीं ह्यूमन एंड बंदर पहले एग्जिस्ट है। हम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवद गीता के वो श्लोक को मानेगा नहीं, उसको लगेगा कि नहीं हम कहाँ से, हम अमीबा पैरामीशियम से बनकर हम आ गए, बंदर बनकर आ गए हम। तो बिकॉज द होल एजुकेशन सिस्टम वाज दैट्स, वो उसको तोड़ दिया गया, चेन ही तोड़ दी गई, बहुत सलीके से काम किया गया। उन्होंने कहा कि इस देश को आप जबरदस्ती
पीट कर गुलाम नहीं बना सकते। इसको गुलाम बनाना है तो इसकी संस्कृति को तोड़ दो, धीरे धीरे गुलाम बन जाएंगे। तो अब प्रश्न ये है कि क्यों ये कर रहे हैं कि आप छोटे जगह पे छोटा फ्रॉड होता है, बड़े लेवल पर बड़ा फ्रॉड होता है। तो यस, हम देख ही रहे हैं कि खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि वो पूरा सिस्टम बदल गया है। अब उसको हम कंप्लीटली चेंज करना, इट्स जैसे एक तुरंत बदला भी नहीं, ऐसे तुरंत ये भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा थोड़ा हम प्रयास कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने पर्सनल लेवल पर हम तो, और कुछ लेवल हम उस लाइफ को स्टाइल को अपना कर हम खुश रह सकते हैं। ये तो मैं पिछली बार भी कह रहा था कि भारत अगर विश्व गुरु कहा था, या हम कहते हैं मेरा भारत महान, तो किस चीज़ में महान है भारत? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत पीछे है भारत। हम यहाँ पे सड़क पे चलेंगे, वहाँ पे जाओ अमेरिका में सड़क पे चलो, देखो क्या है, बहुत जमीन आसमान। इसीलिए कई बार जो वहाँ जाते हैं फिर वापस आते नहीं हैं, सोचते हैं यार इधर कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ है, वहाँ जाओ ट्रेन के धक्के खाओ। मुंबई के लोकल ट्रेन में एक बार धक्के खाने के बाद लोग उधर ही सेटल हो जाते हैं। तो इट्स अनफॉर्चुनेट फैक्ट, बट दिस इज द फैक्ट। एंड गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन इवन कि कई बार जो है वो जानने के बाद भी, बिकॉज दे हैव, अगर वो नहीं करेंगे तो कोई उनको हटाकर दूसरा आ जाएगा करने के लिए। हमारे हम कई देखते हैं, कई चीजें हैं हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन वो उसके लिए कानून बना हुआ है। अडल्टरी के लिए कानून बना हुआ है, सबको पता है, उसका नाम ही है व्यभिचार, मतलब गलत नाम ही है, गलत है, लेकिन उसके लिए कानून बना दिया कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आप क्या करोगे? कानून के अनुसार आप कानून उसको मान्यता दे दिया, अभी क्या कर सकते हैं? कानून मान्यता दे दिया तो करो। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पूरा फैमिली खराब होता है, उसके लिए कानून कोई कुछ नहीं है। उसके लिए फिर आप कोर्ट में जाओ, केस में जाओ, फैमिली। अमेरिका में हर जगह है। आप देखिए कोई भी सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ मैरिज क्या था? ये संस्कार माना जाता है, संस्कार। इंडिया में संस्कृत में हम इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स, इंग्लिश में डिवोर्स कहते हैं। हिंदी में भी या संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं है डिवोर्स नाम का, है ही नहीं। और हिंदी या संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत में जितने शब्द हैं और जितने ऐसे किसी भी भाषा में नहीं है, उतने वैरायटीज ऑफ वर्ड्स। ऐसे में कोई ये नहीं कह सकता शायद इसके लिए नहीं बना है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी संस्कृति में उसको माना ही नहीं जाता था कि कोई विवाह के बाद अलग होगा। दो शब्द हो सकते हैं, कोई कह सकता है संबंध विक्षय, लेकिन संबंध विक्षय तो संबंध किसी के साथ भी अलग हो सकता है। डिवोर्स मतलब कि पति पत्नी के बीच में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, बिकॉज कि हमारी संस्कृति उस लेवल की थी, वो ऐसा होता ही नहीं था, आता ही नहीं था, सिचुएशन ही नहीं आता था। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट अनफॉर्चुनेटली द सो कॉल्ड एडवांसमेंट के नाम पर या इट्स गोइंग, इसलिए कहते हैं ना कि आप कोई बहुत तेजी से जा रहे हैं, लेकिन तेजी से जा कहाँ रहे हैं ये नहीं पता है। तो कई बार बहुत तेजी से हम नरक की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज होल नॉलेज इज बेस्ड ऑन रिलेटेड टू ओनली दिस बॉडी। और हमारे वैदिक लिटरेचर पहले से कहते हैं वी आर नॉट बॉडी, वी आर अ सोल। और इसी कॉन्सेप्ट के अगर हम देखें तो हर चीज क्लियरली स्पष्ट रूप में नजर आती है। एंड वी आर सीइंग डेली, हम प्रतिदिन हम देख भी रहे हैं, लेकिन बट यस और अनफॉर्चुनेट फैक्ट। लेकिन पहले हमारा जो प्रशासन ऐसा नहीं था। रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हाँ, राम राज नहीं काहू व्यापा, तो ऐसे बताते हैं, वहाँ पे कोई दुख नहीं था, लोग बहुत ही, इवन महाभारत के समय युधिष्ठिर महाराज जब शासन करते थे, और नहीं, यहाँ तक कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, चाणक्य के समय, उस समय भी फिर भी कुछ अच्छा था। वैदिक संस्कृति के अनुसार लोग चला करते थे, जिसका वर्णन हमारे वैदिक शास्त्र में है। अभी हम देखेंगे, अभी देयर आर सो मेनी फॉरकास्टिंग वाज इन आवर वेदा, कि पहले से बता दिया गया कि ये होगा, ये होने वाला है, और वो हुआ और हो भी रहा है कई जगह पर।
तो वो हम आगे के सेशन में देखेंगे। बट दैट्स रीज़न यही है, सेल्फिशनेस बढ़ रहा है बिकॉज द वैदिक संस्कृति की कमी या ह्रास हो रहा है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा।